सबको क्लियर है? चलो ठीक है। क्लास का होमवर्क कितने लोगों ने किया है ये बताओ। अच्छा, अभी जितने आए हो लास्ट क्लास में थे सारे। होमवर्क किया है तुम लोगों ने? अर्णव, शोभित, आस्था। सर मेरा तो वो साइन इन हो गया था, लेकिन उसके बाद कैसे करना था वही समझ नहीं आ रहा था ऑन शिप पे। मैंने जो भेजा था स्क्रीनशॉट वैसे फॉलो किया था। सर आपने क्या भेजा? देखा ही नहीं तुमने? मैंने स्क्रीनशॉट उसके जब तुमने पूछा था उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था कि ब्राउजर को सबसे पहले तो तुम्हें डेस्कटॉप साइट पे लगाना था। देन उसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्रिएट का ऑप्शन होता है। देखो फिर से मार्क किया, टैग किया उसको। वैसे ट्राई करना, सही से चलेगा ऑन शिप। उसके अलावा अगर नहीं चल पा रहा है जिन लोगों को, मतलब चल तो जाएगा उसमें, उससे भी चल जाएगा। मैं खुद भी टेस्ट करके देख चुका हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है तो टिंकर कैट पे ही बना सकते हो। मैंने जैसे बताया था कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ टिंकर कैट पे नहीं बना सकते। तो ये बेटर विजुअलाइजेशन होता है ऑनशिप पे, इसलिए मैंने ऑनशिप पे शिफ्ट किया है जिनको आगे और चीज़ें सीखनी है उसके लिए। तो चलो ठीक है, मैंने लोग आ गए, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो नेटवर्क इशू रहा होगा अर्नव। नेटवर्क इशू हो सकता है या फिर डिवाइस का इशू हो सकता है, बाकी उसमें और कुछ तो नहीं होता। एक सेकंड रुकना, मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास, आज का सेशन आप लोगों का ड्रोन और एरोस्पेस डिजाइनिंग पे होने वाला है। जैसा मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि कैड डिजाइनिंग का जो डोमेन है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, एक्सपेंडेड है। जितने भी डोमेन्स होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, हर इंडस्ट्री में कैड डिजाइनिंग होती है। एक छोटी से छोटी चीज लेके बड़ी से बड़ी रॉकेट तक सब कुछ कैड में डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आज हम लोग सीख एक एक करके मैं आप लोगों को अब जो डोमेन सीख रहे हैं उन डोमेन्स में लेके जाऊंगा। उन डोमेन्स में ड्रोन कैड डिजाइनिंग कैसे यूजफुल होती है। तो आज हम लोग ड्रोन एंड एरोस्पेस के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो एक रिकैप दे देता हूँ सबसे पहले। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज देखी थी कि, और अभी तक जैसे हम लोग बहुत बेसिक ज्योमेट्रीज पे काम कर रहे थे, सिंपल स्क्वायर और सिलेंडर लेके काम हो जा रहा था। मैंने लास्ट सेशन में और एडवांस चीज़ें बताई कि स्क्वायर और सिलेंडर से आगे और चीज़ें बनानी हो उसको कैसे बनाते हैं, टिंकर कैड में भी, ऑन शेप में भी। देन सर्कुलर और लीनियर पैटर्न दिखाए थे आप लोग को। फिर उसके बाद एक लैम्प बेस का बिल्ड का बताया था, लैम्प बेस कैसे बनेगा। देन उसके बाद अपीयरेंस के लिए डिजाइनिंग कैसे की जाती है, कैसे बेटर लुक दिया जाता है, बेटर मैन्युफैक्चरेबल बनाया जाता है चीज़ों को। वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है क्लास, इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आज की क्लास में बढ़ते हैं चलो। तो आज के सेशन में देखो हम लोग क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि एरोडायनेमिक्स क्या होता है। ये वैसे आप लोग के अमन सर सिखा आप लोग को सिखा चुके होंगे, बट मैं एक क्विक रिकैप देने वाला हूँ उसके बारे में। ठीक है, सो
एरोडायनेमिक्स क्या होता है ये हम समझेंगे सबसे पहले। फिर ड्रोन फ्रेम डिज़ाइन कैसे किया जाता है ये चीज़ समझेंगे। देन वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अप्लाई किया जाता है चीज़ों में ये समझाएंगे। एक मिनी ड्रोन का फ्रेम बनाएंगे। फिर एरोस्पेस में मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं वो चीज़ें समझेंगे। और फिर ये चीज़ हम लोग समझने का ट्राई करेंगे कि एरोस्पेस इंजीनियर्स सोचते कैसे हैं, कैसे उन लोग की चीज़ों में दिमाग में चीज़ें आती हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये पूरा आज का हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव से। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि एरोडायनेमिक्स क्या होता है। ड्रोन्स या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट आप लोग की कैसे फ्लाई करती है। तो कोई भी ड्रोन या एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है, कोई भी चीज़ एयरबॉर्न है, तो उसमें ये 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं जो मैंने आप लोग के सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, लिफ्ट, देन ड्रैग, देन थ्रस्ट, देन वेट, देन एरोफॉइल। सो आप लोग की ड्रोन की क्लास हो चुकी है तो मैं एक बार सबसे पूछना चाहूंगा, बताओ लिफ्ट क्या होता है। अभी तक किसी तुम लोगों को समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, लेकिन किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है, कोई बताना चाहेगा लिफ्ट क्या होता है? सर जिससे हम न एक जैसे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे ट्रेवल करते वैसे ही। नहीं वो तो सही है, वो तो सही है, वो तो अलग लिफ्ट हुई। मैं उस लिफ्ट की बात कर रहा हूँ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो जो बेसिकली ड्रोन्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हमारा यूज होता है, उस लिफ्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बारे में पता है किसी को? कोई बताना चाहेगा लिफ्ट क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, याद रखना इसको अब से। क्या होता है देखो, लिफ्ट का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, नहीं तो आगे इसको पढ़ोगे। न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेसिकली उसका क्या मतलब होता है कि आप कोई भी चीज कर रहे हो, तो उस चीज को करने के बाद उसका हमेशा एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। जैसे आपने अपने दोस्त को थप्पड़ मारा, तो आपका दोस्त भी आपको वापस थप्पड़ मारेगा, ऑब्वियस सी बात है ना? ऐसा तो है नहीं, बहुत सीधा दोस्त होगा। सो बेसिकली क्या है, यूनिवर्स में हर जगह पे ये चीज वर्क करती है, और यूनिवर्स में हर जगह पे ये चीज ट्रू है कि आप जो भी चीज करोगे उसका आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमेशा मिलेगा। आप मेहनत करोगे तो आपको आगे सक्सेस जरूर मिलेगा। सो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि वैसे ही अगर किसी चीज पे आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे आप ट्राई भी करके देख सकते हो, अपने कमरे में बैठे हो, दीवार पे आप फोर्स लगाओ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से अगर फील करो तो आपको फील होगा कि दीवार वापस भी आप पे फोर्स लगा रही है, तभी वो रुकी हुई है वहां पे। नहीं तो अगर वो फोर्स ना लगा रही होती तो आप हल्का सा धक्का मारो, वो गिर जाएगी दीवार। बट वो आपके ऊपर भी फोर्स लगा रही, जितना आप उसको फोर्स से धक्का मारेंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर फोर्स लगेगा। धक्का का मतलब वो लड़ मत जाना, जाके दीवार से हाथ रखना और उसको पुश करने का ट्राई करना, ठीक है। सो पुश करने का जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग फील करेंगे आपके हाथ के ऊपर दर्द होने लगेगा। वो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि दीवार उतना ही फोर्स वापस लगा रही है आपके हाथ के ऊपर। सो बेसिकली हर जगह पे ये चीज आती है। आप कोई भी चीज फेंक रहे हैं, कोई भी चीज पे इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर जगह पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा जनरेट होती है। सो अब ड्रोन्स में हम इसे यूज कैसे करते हैं, देखो। ड्रोन्स में ऐसे यूज करते हैं कि जो रोटर ब्लेड्स होते हैं हमारे, जो हमारे ड्रोन के ऊपर प्रोपेलर्स जिसको बोलते हो आप लोग, प्रोपेलर्स के नाम से जानते होगे, या ड्रोन के जो ब्लेड्स होते हैं वो बेसिकली डिजाइन कैसे होते हैं, अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसे बीच में शाफ्ट हो गया, देन ऐसे करके थोड़ा शेप रहता है इनका, ठीक है। रफ डिजाइन बना रहा हूँ। और अगर आप साइड से इन्हें देखें तो साइड से ये ऐसे करके होते हैं, मतलब थोड़ा सा एंगल्ड। इस साइड को अगर मैं ऐसे साइड से देखूं तो ऐसे पूरा स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे एंगल्ड होता है हमेशा। और वो एंगल भी इनफैक्ट थोड़ा सा कर्व करके होता है ऐसे, ठीक है। तो ये कर्व क्यों होता है? ये कर्व बेसिकली इसलिए होता है, जैसे ये है तो ये अगर ऐसे घूमेगा तो मतलब क्या है, अगर ये स्ट्रेट होता तो ये ब्लेड्स जो होती बस वो क्या ऐसे सीधे सीधे रहती, तो ये साथ साथ में घूमती रहती सीधे सीधे। इससे कोई हवा ऐसे, हवा इसके ऊपर और नीचे से निकलती रहती, कोई इफेक्ट ही ना आता, है ना। लेकिन अब देखो ये कर्व्ड है तो क्या होता है,
अगर जैसे ऐसे मेरा ब्लेड है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये मान लो मैं ऐसे प्रोपेलर है, ऐसे घूम रहा है, और ये ऐसे करके कर्व्ड है हर एक ब्लेड, अगर तुम साइड से देखो तो ऐसे कर्व्ड है। तो अब देखो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। हवा जो आएगी यहाँ पे टकराएगी, और यहाँ पे टकरा के ऊपर तरफ हवा पुश हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे एंगल बना हुआ, कर्व बना हुआ है, तो यहाँ पे जितनी हवा आई वो ऐसे टकरा के ऊपर तरफ हो जाएगी सारी, है ना। तो इससे क्या होगा, जो हवा का फ्लो था वो हमारा ऊपर तरफ को जाएगा, है ना। तो अब देखो इसमें ध्यान से, बेसिकली हुआ क्या, हवा जो इस डायरेक्शन में आ रही थी, ठीक ठीक, उसको इसने इस डायरेक्शन में पुश कर दिया, ऊपर तरफ में। अब अगर ऊपर तरफ में पुश किया तो क्या होगा, जैसे मैंने भी बताया, न्यूटन का थर्ड लॉ, हर एक चीज का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जो सीधे सीधे हवा जा रही थी, उसको इसने सीधे जाने नहीं दिया, हमारे प्रोपेलर ने उसको ऊपर पुश कर दिया। तो अब हवा क्या करेगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगी। सो बेसिकली हवा को इसने ऊपर पुश किया है, तो हवा इसको नीचे पुश करेगी। समझ में आया। और अब ये प्रोपेलर में लगता है तो इस डायरेक्शन में ही लगता है, प्रोपेलर में आप लोग देखोगे तो प्रोपेलर्स आपके इस साइड को रन करते हैं। अगर जैसे ये ऐसे एंगल पे है, इसको क्लियर करता हूँ एक बार। अगर जैसे प्रोपेलर आपका ऐसे कर्व्ड है, बेसिकली ऐसे नहीं होता, ऐसे कर्व्ड होता है, ऐसे कर्व्ड है थोड़ा सा, अगर देखोगे साइड में तो ऐसे करके कर्व्ड रहता है। ऐसे अगर कर्व्ड है तो ये इस साइड को रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करता है, तो हवा इधर डायरेक्शन से आ रही है, वो इस पे लड़ती है, नीचे पुश हो जाती है, प्रोपेलर से हवा नीचे पुश हुई, तो हवा ने इस पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाया, तो ये प्रोपेलर ऊपर तरफ को फोर्स लगता है प्रोपेलर के ऊपर। इतना समझ में आया। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों का प्रोपेलर जो है वो ऐसे डिजाइन होता है कि हवा को वो नीचे की डायरेक्शन में पुश करता है। यहाँ पे जैसे हम तो इसको पढ़ के बताता हूँ, तो क्रिएटेड बाय द रोटर ब्लेड्स, लिफ्ट इज क्रिएटेड बाय द रोटर ब्लेड्स। रोटर क्या समझ सकते हो, प्रोपेलर समझ सकते हो। रोटर ब्लेड्स स्पिनिंग, दे आर एरोफॉल्स। एरोफॉल्स का मतलब है कर्व होते हैं, ऊपर साइड में, नीचे फ्लैट होते हैं। फास्टर रोटेशन से ज्यादा लिफ्ट आती है, क्योंकि ऑब्वियसली आते ज्यादा रोटेट करेगा तो ज्यादा हवा को पुश करेगा। और चार रोटेटर्स आपस में मिलके उनके थ्रस्ट से जो होता है वो पूरी व्हीकल को लिफ्ट करते हैं, हमेशा जो भी हमारा व्हीकल हो। चार पाँच छः कितने भी हो सकते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, कि अलग अलग ड्रोन्स में अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ रोटर्स होते हैं। ठीक। तो बेसिकली हमारा लिफ्ट का कंसेप्ट क्या है, कि हमारा जो रोटर है या प्रोपेलर है, बेसिकली ऐसे डिजाइन होता है कि जब वो रोटेट हो तो हवा को नीचे की डायरेक्शन में पुश करे। हवा को नीचे की डायरेक्शन में पुश करता है, तो क्या आया, हवा को उसने नीचे, जैसे ड्रोन वगैरह के नीचे खड़े हो, कभी भी शादी वगैरह में ड्रोन उड़ते हुए देखा होगा आप लोगों ने, तो उसके नीचे खड़े होकर देखा होगा तो बहुत ज्यादा तेज हवा लगती है, इनफैक्ट कूलर से भी ज्यादा तेज होती है वो। तो इतनी ज्यादा हवा क्यों है वो इसलिए, ताकि उसके जो चारों रोटर्स हैं या जितने भी रोटर्स होते हैं, वो उतनी हवा एग्जैक्टली पुश कर रहे होते हैं नीचे की डायरेक्शन में हर सेकंड, जितना उसका वेट होता है। इससे क्या होता है कि जैसे वो चीज का जितना वेट है, उसको ग्रेविटी को बेसिकली बीट करना होता है। ग्रेविटी समझते हो ना सब लोग, जो अर्थ अपनी तरफ हम लोग को पुल कर रही होती है, हर एक चीज को पुल कर रही होती है अपनी तरफ, उस फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं। तो ड्रोन को हवा में रुकने के लिए क्या चाहिए, उसके ऊपर केवल एक ही चीज लग रही है, अगर ड्रोन एक जगह पे रुका हुआ है सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी उसको नीचे लाने की ट्राई कर रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ड्रोन हवा में उड़ता रहे, तो हम क्या करेंगे, उतना ही लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में हवा को पुश करके उतना ही लिफ्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, लिफ्ट बेसिकली ऊपर के डायरेक्शन में होता है हमेशा, ग्रेविटी को अपोज करने के लिए। सो उतना ही लिफ्ट हम जनरेट करेंगे जितनी हमारी ग्रेविटी लग रही है। कैसे जनरेट करेंगे, उतनी ही हवा को पुश करके जितना हमारे ड्रोन का वेट है। तो बेसिकली क्या होता है, जितनी ज्यादा हवा आप लोगों को लग रही हो तो वो इसी वजह से, क्योंकि ड्रोन उतनी ही हवा को पुश कर रहा होता है ज्यादा से ज्यादा नीचे की डायरेक्शन में, ताकि उतना ज्यादा लिफ्ट उसका ऊपर की डायरेक्शन में जनरेट हो, और वो लिफ्ट से हमारा ड्रोन हवा में रुका रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया पूरा। ये होगा आपका पूरा लिफ्ट का कंसेप्ट, कैसे लिफ्ट काम करता है और कैसे हमारे ड्रोन्स और एरोस्पेस में चीजों को मदद करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आएंगे ड्रैग। देखो ड्रैग क्या होता है, आप लोग कभी, सॉरी, आप लोग कभी गाड़ी वगैरह पे, बाइक्स पे बैठे होगे, तो जब ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग स्पीड पे काफी ज्यादा, तो अपने फेस के ऊपर या हाथ के ऊपर अगर जैसे कार वगैरह में हाथ बाहर निकाल के देखो, या फिर
गाड़ी पे ही जा रहे हो नॉर्मल बाइक पे, तो अगर आपने हाथ ऐसे करके देखा बाहर डायरेक्शन में थोड़ा सा भी, तो एक फोर्स आपको फील होता है कि कोई चीज है जो आपको धक्का दे रही है पीछे की तरफ को। तो वो जो धक्का दे रही वाली फोर्स होती है, वो आपका ड्रैग होता है बेसिकली। ड्रैग क्या होता है, जैसे ऐसे समझ सकते हो, पानी के अंदर कभी आप लोग ट्राई करो, अपना हाथ ऐसे बाल्टी में पानी लियो और उसमें अगर ऐसे मूव करने का ट्राई करो, तो आपको फील होगा कि थोड़ा सा पानी आपको रिपल्स करने का ट्राई कर रहा है, रिपेल करने का ट्राई कर रहा है, थोड़ा सा पानी आपको रोक रहा है। तो वो जो होता है वो भी आपका ड्रैग होता है। ड्रैग बेसिकली क्या है, किसी भी चीज का रेजिस्टेंस या किसी भी चीज की अपोज करने की फोर्स को, रेजिस्टेंस या अपोज करने की फोर्स को हम लोग ड्रैग बोलते हैं। ये होता किस वजह से, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप ये समझ लो, किसी भी चीज में अगर मोशन कर रहे हो, किसी भी मीडियम के अंदर मोशन कर रहे हो, जैसे नॉर्मली आप इधर उधर घूम रहे हैं तो आप एयर में हैं, पानी के अंदर हैं तो आप वाटर के अंदर हैं, ठीक है। तो एयर में जो लगता है वो एयर की वजह से ड्रैग हो जाता है, जो पानी के अंदर लगता है तो वाटर की वजह से ड्रैग हो जाता है। सो बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे अगर हवा में हो तो आपको दिख नहीं रहे, लेकिन हवा में ऐसे हवा के पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, है ना। सबने पढ़ा होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और कई सारी गैसेस ऐसे हवा में होती हैं डिस्पर्स्ड। पानी के अंदर जब जाओ तो पानी के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, उसमें ऑब्वियस सी बात है, दिख रहे होते हैं आपको पार्टिकल्स, है ना। सो इसमें और इसमें क्या आता है, अब पानी जैसे ड्रैग बहुत ज्यादा फील होता है, हवा में बहुत कम होता है। वो भी इसी रीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत कम है। सो ड्रैग किस वजह से आता है, ड्रैग किस वजह से फील होता है, जैसे मान लो ऐसे पानी के अंदर है, ठीक है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं कई सारे। अब आपको इसके अंदर ट्रेवल करना है, ठीक है। आप इसके अंदर मान लो अपना हाथ ऐसे, ये हाथ है आपका, ऐसे लेके जा रहे हो इसके अंदर, तो अब देखो क्या होगा, ऐसे जा रहे हो, अब यहाँ पे पार्टिकल्स रुके हुए हैं, लेकिन अब आपका हाथ क्या है, धीरे धीरे करके इस पे लड़ रहा है और इसको धक्का मार रहा है पार्टिकल्स को। तो धीरे धीरे करके ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं। इसका थोड़ा सा फोर्स लगा, धक्का लगा आपको, इसका जैसे दीवार पे आप धक्का मार रहे हो तो आपको फोर्स फील हो रहा है दीवार का, क्योंकि वो पूरी एकदम सॉलिड चीज है तो वो रुकी हुई है, एक ही जगह पे फील हो रहा है। लेकिन पानी का क्या है कि उतना आपस में इन लोगों का इतना आपस में इन पार्टिकल्स का फोर्स नहीं, मतलब अभी आप लोग कैसे समझा दूं, जस्ट ऐसे समझ लो, बॉन्डिंग फोर्स पानी के पार्टिकल्स में उतना अच्छा नहीं होता है, लिक्विड्स में नहीं होता, इसीलिए वो उनका शेप रुकता नहीं है। ब- जो बहने वाली टेंडेंसी होती है चीज़ों की, लिक्विड्स की, वो इसी वजह से होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में सफिशिएंट फोर्स, बॉन्डिंग फोर्स नहीं होता। तो बेसिकली क्या है, आप ऐसे हाथ यहाँ पे लाए, आपने पुश किया, अब इसके आगे जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं, तो आप इन पार्टिकल्स को धक्का मार रहे हो। अगेन न्यूटन थर्ड लॉ, आप इन पार्टिकल्स को धक्का मार रहे हो तो ये पार्टिकल्स भी आपको वापस धक्का मार रहे हैं। सो वो जो ड्रैग पानी के अंदर से फील होता है, रिपल्सिव फोर्स या अपोजिंग फोर्स, वो बेसिकली इसी वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स रुके हुए हैं, आप उनको धक्का मारते हुए ऐसे हाथ निकाल रहे हो उसमें, तो उसका रिवर्स फोर्स फील होता है। अब हवा में क्या है, हवा में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है पर एरिया में, देखो यहाँ पे इतने से एरिया में इतने ज्यादा पार्टिकल्स, यहाँ पे बहुत कम होते हैं, ठीक है। इतने कम होते हैं कि आपको देखो हवा में इधर उधर देखो तो दिखते भी नहीं है। कब दिखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखे भी हैं हवा में पार्टिकल्स देखते हो, अगर जैसे सुबह के टाइम में थोड़ी सी विंडो खुली हुई है ना, और झाड़ू वाड़ू लगाया जा रहा है जैसे घर में, तो आप लोगों ने देखा होगा जहां से रोशनी हल्की सी आ रही होती है, वो ऐसे रोशनी आ रही होती है तो वहां पे आपको ऐसे पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं हवा में, है ना। वो इस वजह से दिख रहे होते हैं क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा है और वो हल्की सी लाइट आ रही है, तो इन पार्टिकल्स के ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये कंफ्यूज मत होना कि एयर के पार्टिकल्स दिखते हैं, एयर के पार्टिकल्स आप लोग आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंडर ही वो देख सकते हो। ये जो दिख रहे होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, एयर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं। तो ऐसे यहाँ के जैसे सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी, आप हाथ ऐसे मूव कर रहे हो तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनको आप ऐसे पुश कर रहे हो इधर उधर, है ना। इसको इधर पुश कर दिया, इसको इधर पुश कर दिया, ऐसे पुश होते जाएंगे सारे, ऐसे मूव करोगे हाथ यहाँ से तो। सो क्या हो रहा है, अगेन न्यूटन थर्ड लॉ, आपने इन पार्टिकल्स को पुश किया तो ये पार्टिकल्स वापस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपके हाथ पे लगाते हैं। सो ये जो पूरा कंसेप्ट हो गया, ये आपका कंसेप्ट आता है ड्रैग का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ड्रैग क्या होता है,
ड्रैग होता है एयर का रेजिस्टेंस अपोजिंग फॉरवर्ड मोशन का, मतलब जो भी आप मोशन कर रहे हो उसका अपोजिंग जो फोर्स होता है वो एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग बोलते हैं। ड्रोन फ्रेम में ज़्यादा फ्लैट फेसेस बनाए जाएंगे अगर, तो उनका हमेशा हाई ड्रैग होता है, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा सरफेस होगा, ऐसे अगर कोई चीज़ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लो एक का इतना सरफेस है, एक का इतना सरफेस है, तो खुद ही बताओ किस में ज़्यादा लगेगा। एम खुद ही सोचो किस में ज़्यादा लगेगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, किस में ड्रैग ज़्यादा लगेगा। खुद भी अगर ध्यान से सोचने का ट्राई करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो खुद समझ में आएगा इस वाले में ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे इतने पार्टिकल्स हैं हवा में, ठीक है, तो ये वाला ऑब्वियस सी बात है सिर्फ इतने एरिया में जितने पार्टिकल्स पड़ेंगे उनसे लड़ेगा, लेकिन ये वाला इतने बड़े एरिया में लड़ेगा, तो इस पे कम ड्रैग लगेगा, इस पे ज्यादा ड्रैग लगेगा, ठीक है। तो ड्रोन फ्रेम में ज्यादा फ्लैट फेसेस नहीं रखे जाते हैं, उससे हाई ड्रैग जनरेट होगा, स्लो डाउन करता है और बैटरी का ड्रेन बढ़ाएगा, तो हमेशा फ्लैट फेसेस कम से कम रखे जाते हैं। और स्ट्रीमलाइन आर्म्स का मतलब ये है कि ट्राई करते हैं जिस डायरेक्शन में ड्रोन को मूव करना है उस डायरेक्शन में आर्म्स को ऐसे करके बनाए। जैसे मुझे अगर ऐसे मूव करना है तो मैं प्लेट्स ऐसे लगाने की जगह ऐसे करके लगाऊं। इससे क्या होगा, इस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है तो पार्टिकल्स बहुत कम लड़ेंगे, एकदम यहाँ पे एज आ रही है, एज पे अब जितने पार्टिकल्स लड़ेंगे लड़ेंगे, बाकी हवा पूरी ऐसे निकलती रहेगी बिना लड़े से। तो बेटर एरोडायनेमिक्स जनरेट होगा हमारा। अब ये जैसे जितनी चीजें हैं वो पूरा एरोडायनेमिक्स का पार्ट है, तो एरोडायनेमिक्स बेटर रहेगा हमारे ड्रोन का। ये भी एरोडायनेमिक्स के ऊपर था, ये भी एरोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। देन थर्ड चीज आ जाती है हमारी थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? बेसिकली लिफ्ट का, वो समझ सकते हो आप लोग, क्या कह सकते हो, लिफ्ट का अपोजिंग फोर्स है, काउंटरैक्टिंग फोर्स है। थ्रस्ट क्या है? जो हम लोग हवा को नीचे की डायरेक्शन में पुश कर रहे थे, वो जितनी हवा डाउनवर्ड फोर्स द रोटर पुश अगेंस्ट एयर टू गो अप। सो बेसिकली क्या है, जो हम लोग हवा को नीचे पुश कर रहे थे, वो जो पुश कर रहे हैं वो वाली जो फोर्स है वो हमारी होती है थ्रस्ट। तो क्या है, एक तरह से ये समझ सकते हो प्रोपेलर जो होते हैं वो थ्रस्ट नीचे की तरफ को पुश कर रहे होते हैं जिससे लिफ्ट जनरेट होती है, ठीक है। सो रोटर्स क्या कर रहे हैं, थ्रस्ट नीचे की तरफ को पुश कर रहे होते हैं जिससे ऊपर के डायरेक्शन में लिफ्ट क्रिएट होती है। थ्रस्ट किस पे लग रहा है? प्रोपेलर्स के द्वारा हवा पे, बाई प्रोपेलर्स ऑन एयर। लिफ्ट क्या है? ऑन रोटर्स बाई एयर, ठीक है। तो बस अपोजिट है एक दूसरे के। रोटर्स क्या है? रोटर्स ड्रोन से कनेक्टेड है, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि थ्रस्ट क्या है, ड्रोन हवा के ऊपर लगा रहा होता है जो फोर्स, वो थ्रस्ट होता है, और जो हवा से वापस फोर्स लगती है ड्रोन के ऊपर वो हमारी लिफ्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग वर्ड ड्रोन का भी यूज कर सकते हो, रोटर का भी यूज कर सकते हो। काम रोटर कर रहा होता है लेकिन वो कनेक्टेड होता है ड्रोन से, तो सेम फोर्स ड्रोन में भी जाता है हमारा, ठीक है। तो थ्रस्ट हमारा क्या है? डाउनवर्ड फोर्स जो रोटर पुश करते हैं एयर पे ऊपर जाने के लिए, ठीक है। हर एक मोटर थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है उसके आरपीएम के हिसाब से। आरपीएम से उसका रिलेशन क्या होता है कि जितना आरपीएम होगा उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे अगर, यानी कि उसकी पावर 2 लगा देंगे, उतना थ्रस्ट हमारा जनरेट होता है। दो मोटर्स अगर टिल्टेड हैं और दो बाहर की तरफ टिल्टेड है, दो अंदर की तरफ टिल्टेड है, तो इससे यॉ क्रिएट होता है। ये आप लोगों ने सीखा होगा, नहीं तो अभी मैं बता दूंगा बेसिकली कैसे रहता है। यॉ क्या होता है, इसे रोटेशन वाला आपका फोर्स लगता है अगर दो एक डायरेक्शन में टिल्टेड है। तो देखो ऐसे ही समझ लो, जैसे अभी मैंने बताया कि इक्वल एंड अपोजिट होता है हमेशा। तो अगर हम लोग रोटर को ऐसे सीधे रखने की जगह हल्का सा भी ऐसे टिल्ट कर दिए तो क्या होगा, थ्रस्ट वो नीचे की तरफ को लगाएगा और लिफ्ट ऐसे लगाएगा। यॉ को ऐसे समझ सकते हो, यॉ एक टर्म है आपका ड्रोन में जो यूज किया जाता है, ड्रोन्स में और एयरस्पेस में। रोटेशन मोशन वाली जो फोर्स होती है उसको हम लोग यॉ बोलते हैं, ठीक है। जो रोटेशन फोर्स हमारी जनरेट होती है उसको हम लोग यॉ बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे धीरे धीरे एयरस्पेस में और पढ़ोगे चीजें तो आपको पता चलेगा टर्म्स क्या क्या होते हैं। जैसे यॉ होता है थ्रस्ट, जैसे अभी मैंने लिफ्ट और थ्रस्ट बताया, ऐसे यॉ कंट्रोल होता है, और भी कई सारे अभी धीरे धीरे करके सीखते जाओगे, ठीक है। तो यह बेसिकली क्या है, रोटेशन वाला जो फोर्स है, कंबाइंड फोर्स होता है चारों का, उसको हम लोग कंबाइंड एक यॉ फोर्स बोलते हैं, यॉ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। सो वो क्या है, बेसिकली ये है कि ड्रोन्स के रोटर्स को, ब्लेड्स को हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ऐसे सीधे रखने की जगह थोड़ा सा रोटेट किए, तो अब देखो क्या है, हवा के ऊपर थ्रस्ट को इस डायरेक्शन में लगा रहा है, यानी कि हवा को नीचे पुश कर रहा है, तो लिफ्ट ऊपर तरफ को जनरेट हो रही है। तो अगर जैसे ऐसे हमारा ड्रोन है एक्स फ्रेम वाला, जैसे भी मान लेते हैं, यहाँ पे से 4 पॉइंट्स में लगा हुआ है, अब ये थोड़े थोड़े से टिल्टेड हुए,
तो क्या हुआ, थोड़ा सा इसकी तरफ, इससे थोड़ा सा इधर तरफ को फोर्स आया, इससे थोड़ा इधर को आया, इससे थोड़ा इधर को आया, इससे थोड़ा इधर को आया। अब तो यह क्या होता है, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा हर एक को टिल्ट कर दिया, तो उससे थोड़े थोड़े से इधर इधर को फोर्स आए, उससे रोटेशन वाला मोशन जनरेट हो गया। तो ये जो हमारा होता है यही याव कंट्रोल होता है, ठीक है। देन इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारा एरोडायनामिक्स में, वो होता है वेट। वेट क्या होता है, फ्लाइट टाइम और कितना हम लोग का थ्रस्ट जनरेट हो रहा है, कितनी स्पीड जनरेट हो रही है, उसका सबसे ज्यादा चीज, जो चीज मैटर करती है वो होती है आपका वेट से। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी है मैंने, द एनिमी ऑफ फ्लाइट टाइम। वेट क्या है, सबसे बड़ा आपका दुश्मन है ड्रोन या एरोस्पेस में। हर एक ग्राम यहाँ पे मैटर करता है, एवरी ग्राम एडेड रिक्वायर्स मोर थ्रस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पे आप लोग अभी मैंने बताया, हमें उड़ाने के लिए क्या चाहिए, ड्रोन को लिफ्ट चाहिए। लिफ्ट कहाँ से आता है, थ्रस्ट से आता है। थ्रस्ट कैसे आता है आपका, जो ड्रोन आपका जितना पुश कर रहा होता है। सो ओवरऑल मतलब क्या है, जितना वेट होगा उतनी ज्यादा हमें लिफ्ट लगेगी, जितनी ज्यादा लिफ्ट लगेगी उतना ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा। थ्रस्ट जनरेट कहाँ से होगा, रोटर के आरपीएम से होगा, और रोटर हमारा कैसे चल रहा है, बैटरी से। सो बेसिकली वेट आपका जितना ज्यादा एक एक ग्राम बढ़ाओगे, उतना ज्यादा लिफ्ट, उतना ज्यादा थ्रस्ट, और उतना ज्यादा हमारा रोटर बैटरी खाएगी। सो ड्रोन्स में एक एक ग्राम, एक एक 0.1 ग्राम भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा वेट कट करने का ट्राई करते हैं, कैसे मिनिमम से मिनिमम वेट में हम लोग जो चीज कंप्लीट करनी है, जो चीज बनानी है, उसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे लिखा है, एनिमी ऑफ फ्लाइट टाइम, एवरी ग्राम एडेड रिक्वायर्स मोर थ्रस्ट विच मीन्स मोर बैटरी विच एड्स मोर वेट। समझ गया। तो मतलब एक साइकिल ऐसे चलती रहती है। अब हम, जैसे मैंने भी यहाँ तक बताया, वेट ज्यादा है, लिफ्ट ज्यादा लगेगी, थ्रस्ट ज्यादा लगेगा, तो मतलब रोटर ज्यादा बैटरी खाएंगे, तो हमें बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी। बड़ी बैटरी लगाई तो वापस वेट बढ़ गया। तो ऐसे साइकिल में पूरा चलता रहता है। तो हमें एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है, जिस बैटरी के हिसाब से उसका वेट और उसका लिफ्ट आपस में बैलेंस हो पाए, ठीक है। नहीं तो ऐसे आप बार बार गोल गोल घूमते रह जाओगे। वेट ज्यादा है, लिफ्ट बढ़ाया, लिफ्ट के लिए थ्रस्ट बढ़ाया, थ्रस्ट के लिए ड्रोन के रोटर बड़े किए, या फिर बेटर रोटर्स लगाए। अब रोटर्स बेटर है तो उसके लिए फिर बड़ी बैटरी चाहिए, बड़ी बैटरी लगाई फिर वेट बढ़ गया। तो ऐसे गोल गोल घूमते रह जाओगे। तो इसके लिए हम लोग एक बैलेंस ढूंढते हैं, परफेक्ट बैलेंस, जिसमें हमारा ड्रोन वर्क कर पाए परफेक्टली, ठीक है। और जैसे एरोस्पेस डिजाइनिंग में हम लोग का सबसे पहला कंसेप्ट जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो होता है, वो ये होता है कि हम लोग उसका मास हमेशा मिनिमम रखें। ये हम लोग का पहला प्रिंसिपल या पहला रूल होता है कि मास हमेशा हमें सबसे कम रखना है, जितना कम हमारा हो सकता है। देन एरोफॉयल। एरोफॉयल बेसिकली ये होता है कि जैसे हम लोग का ड्रोन है या फिर कोई भी प्लेन है, उसमें जो चीज़ हमारी थ्रस्ट जनरेट कर रही है, इनफैक्ट बेटर वर्ड है, जो चीज़ हमारी लिफ्ट जनरेट कर रही है, तो जो चीज़ हमारी लिफ्ट जनरेट कर रही है, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरोफॉयल, ठीक है। तो मैंने लिफ्ट वर्ड का इसलिए यूज किया क्योंकि देखो, थ्रस्ट और लिफ्ट ड्रोन के केस में आपके रोटर ब्लेड से ही आ रहा है, लेकिन जब हम लोग आते हैं प्लेन्स के ऊपर, तो वहां पे ब्लेड्स नहीं होते हैं, वहां पे होते हैं विंग्स और उसके थ्रस्टर्स, जो भी थ्रस्टर्स, टर्बो इंजन या फिर जो भी यूज किया जा रहा हो, टर्बोजेट इंजन, जो भी यूज किया जा रहा हो, ठीक है। तो वहां पे थ्रस्ट और लिफ्ट अलग अलग जगह से आ रही होती है। ड्रोन में हमारा थ्रस्ट और लिफ्ट दोनों सेम चीज पे, रोटर के ऊपर है, बट प्लेन्स में ये चीज चेंज हो जाती है। सो बेसिकली एरोफॉयल का क्या मतलब होता है, जो जो भी चीज हमारी लिफ्ट जनरेट कर रही है, ड्रोन्स के केस में रोटर हो जाते हैं, और कोई भी एरोप्लेन है हमारी तो उसमें हमारा आ जाता है विंग्स। तो उस चीज का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो हमारा होता है एरोफॉयल। बेसिकली क्या होता है, कर्व टॉप, फ्लैट बॉटम, एयर मूव फास्टर ओवर द कर्व टॉप, सो लोअर प्रेशर वहां पे जनरेट होता है और नीचे हाई प्रेशर जनरेट होता है। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट आता है। तो बेसिकली ये जो मैंने अभी आपको समझाया था कर्व की वजह से, वो वही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है, बट थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में यहाँ पे समझा रहे हैं वो चीज, ठीक है। जैसे एयरप्लेन देखे होगे, तो एयरप्लेन का आप लोगों ने, अगर मैं ऐसे बनाने का ट्राई करूँ, क्रॉस सेक्शन, अच्छा क्रॉस सेक्शन नहीं पता है, रुको बताता हूँ। तो ये थोड़ा सा बता दो फिर बताता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप लोगों ने एरोप्लेन का वो देखा हो, तो थोड़ा सा ऐसे करके बना होता है, ठीक है।
ऐसे सर्च करके देखना तो आपको दिखेगा। तो ऐसा यहाँ पे बल्ज आउट, इस जगह पे बाहर की तरफ को बल्ज आउट होता है और यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप बना होता है इसके अंदर। तो इसमें बेसिकली क्या है, एरोप्लेन के विंग्स ऐसे होते हैं, अगर हवा ऐसे इधर से आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पे हवा ऐसे पुश होके ऊपर तरफ को हो जाएगी और यहाँ पे हवा ऐसे सीधे जाती जाएगी। तो यहाँ पे एक लोअर प्रेशर जनरेट हो रहा है। प्रेशर अभी के लिए अगर ना समझ में आ रहा हो जैसे, तो बस के बेसिकली यही समझ लो जैसे मैंने उसमें बताया था, हवा को पुश कर रहे हैं तो फोर्स जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लोअर प्रेशर जनरेट होता है क्योंकि यहाँ से हवा ऊपर तरफ को मूव कर रही है और यहाँ पे नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे जो लोअर प्रेशर जनरेट हो रहा है उसकी वजह से विंग हमारी ऊपर तरफ को मूव होती है और ऊपर तरफ का हमारा लिफ्ट जनरेट होता है। ठीक, ये जस्ट बताने को बता दिया, जैसे जिसके समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो अभी मुझसे बाद में पूछ लेना अगर कुछ डाउट आ रहा है, तो एक बार फिर से ट्राई करूंगा समझाने का। ठीक है, अब देखो तुमने ऐसे क्रॉस सेक्शन पूछा। क्रॉस सेक्शन बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज में हम लोग देखें तो उसको कट करके अगर देखें, जैसे मेरा से एक सिलेंडर बना हुआ है, रफ शेप का कुछ भी शाफ्ट बनी हुई है, तो इसको अगर हम लोग, जैसे ये शाफ्ट है मेरी, इसको मैंने यहाँ से ऐसे कट कर दिया और फिर इसको कट करने के बाद ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसा दिखेगा सिलेंडर बीचों बीच में, अपने सर्कल दिखेगा एक। तो इस सर्कल का जो एरिया है हमारा, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन इसके नाम से समझो, सेक्शन का मतलब होता है काटना, क्रॉस का मतलब किसी के बीच में, या उस तरह समझ सकते हो किसी चीज के बीच में। सो बेसिकली क्या मतलब है, कोई भी शेप, कोई भी बॉडी हम अपनी ले लें, फोन जैसे ऐसे ले लें और उसको बीच से यहाँ से कट कर दें, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में कट कर सकते हो। ठीक है, तो जब हमने उसको कट किया, उसके बाद हम उसको कट करने के बाद वहां पे वो एरिया देखें, जैसे फोन कट करेंगे जैसे पतला सा ऐसे दिखेगा। सो कट करने के बाद जो ये एरिया, इस कट करने के बाद जो सेक्शन हमारा बन रहा है, सेक्शन, उस सेक्शन का जो एरिया है, यानी कि इसका जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, समझ में आया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। सो बेसिकली यही है, किसी भी विंग या ब्लेड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं एरोफॉइल। और वो कैसे डिजाइन किया जाता है, उसको डिजाइन ऐसे किया जाता है, कर्व टॉप बनाया जाता है ऊपर साइड में और नीचे साइड में फ्लैट बॉटम बनाया जाता है। ठीक है, कर्व टॉप ऊपर साइड, फ्लैट बॉटम। समझ में आया यहाँ तक का सबको क्लास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो दो तरह के, जो सबसे कह सकते हो सबसे ज्यादा यूज्ड फ्रेम डिजाइन होते हैं, वो कौन सा होता है, एक एक्स फ्रेम होता है, एक एच फ्रेम होता है। दोनों के अलग अलग यूज होते हैं, जहां जहां पे यूज केस होता है उसके हिसाब से यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं। तो देखो फ्रेम ज्योमेट्री जो आपकी होती है, एक्स फ्रेम है, एच फ्रेम है, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर वाले मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सो ये पॉपुलर जो सबसे ज्यादा यूज्ड वाले हैं, मैं उसमें के दो बता रहा हूँ। सो फ्रेम ज्योमेट्री क्या करती है कि स्टेबिलिटी आपकी, एजिलिटी यानी कि कितने अच्छे से चीज मूव कर पा रही है, पेलोड कैपेसिटी। पेलोड कैपेसिटी का मतलब ये है कि पेलोड मतलब जो चीज हमें ड्रोन के थ्रू करवानी है उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह या फिर फोटोग्राफी हो रही है ड्रोन से, तो उसके लिए पेलोड क्या हो जाएगा, उसका कैमरा वगैरह। ठीक है, सो बेसिकली पेलोड का क्या मतलब, जो चीज हमें उस एरोस्पेस डिजाइन से करवानी है उसकी रिक्वायरमेंट जो है, जितना वेट उसे उठाना है, वो चीज़ हमारा पेलोड कैपेसिटी होता है। क्रैश रेजिलियंस यानी कि लड़ने पे कितना, कितने स्पीड में लड़ने पे कितना फोर्स वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है बिना टूटे, ये सब चीज़ें हमारी क्रैश रेजिलियंस हो जाती हैं। ठीक, तो ये सब कुछ किससे डिटरमाइन होता है, स्टेबिलिटी, एजिलिटी, पेलोड कैपेसिटी, क्रैश रेजिलियंस, ये सब किससे डिफाइन होता है, फ्रेम ज्योमेट्री से हमारा डिटरमाइन होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, तो देखो दो तरह के फ्रेम बताता हूँ सबसे पहले, एक एक्स फ्रेम, एक एच फ्रेम। एक्स फ्रेम में क्या होता है, चार आर्म्स होते हैं, सिमेट्रिकली रेडिएटिंग आउटवर्ड्स, मतलब रेडियस की, रेडियल डायरेक्शन, रेडिएटिंग डायरेक्शन, यानी कि रेडियस की डायरेक्शन में, यानी सर्कुलर एक तरह समझ सकते हो, सेंटर से सर्कुलर यानी कि इक्वल डिस्टेंस की, बराबर एंगल पे जब बाहर तरफ को जा रहे होते हैं चारों आर्म्स, तो वो हम लोग का एक्स फ्रेम होता है। माउंटर्स, मोटर हमेशा माउंट किया जाता है इक्वल डिस्टेंस पे। ये सबसे ज्यादा कॉमन
कंज्यूमर और रेसिंग ड्रोन्स में लेआउट जो यूज किया जाता है वो यही एक्स फ्रेम का किया जाता है। ठीक है, ऐसा दिखता है, बीचों बीच में आप लोगों के बाकी कंपोनेंट्स लगे होते हैं। चार जो आर्म्स होते हैं वैसे रेडियली, रेडियल का मतलब क्या है, किसी भी एक सेंटर पॉइंट से एक सर्कल में यानी कि इक्वल डायरेक्शन में जब चीजें बराबर एंगल पे बाहर की तरफ को जा रही हैं तो उसे रेडियली बोलते हैं, रेडिएटिंग बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये हम लोगों का एक्स फ्रेम हो गया। फिर अब स्टेबल ये कैसे होता है, स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें पहली बात तो इक्वल आर्म के लेंथ हम लोगों ने यूज किए हैं, सो बराबर का टॉर्क आएगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क देखो अभी के लिए बस इतना समझ लो, फोर्स सब लोग समझते हो, तो फोर्स से जो हम लोग का रोटेशन वाला फोर्स जनरेट होता है उसे हम लोग टॉर्क बोलते हैं। जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स एक लीनियर डायरेक्शन में जो हमारा पुश या पुल होता है वो फोर्स होता है। अब अगर कोई पुश या पुल ऐसे गोल रोटेटिंग डायरेक्शन में आ रहा है तो वो जो पुश और पुल होता है उसे हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, सो टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इक्वल होता है एक्स फ्रेम में, क्योंकि सब हमने जो हमारे फ्रेम माउंट्स हैं उसे बराबर डायरेक्शन में लगाया है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, माउस में अब ऑफ हो गया। ओके, तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, स्टेबिलिटी क्यों एक्स फ्रेम में ज्यादा रहती है, क्योंकि इक्वल हम लोगों ने लेंथ पे लगाए हैं सारे मोटर्स, इक्वल आर्म्स है हमारे, तो इक्वल टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सेंटर ऑफ मास नेचुरली हमेशा ज्योमेट्रिक सेंटर पे आता है, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ यहाँ के अबाउट, सेंटर पॉइंट के अबाउट बराबर लगाया है, इक्वल लेंथ पे लगाया है, इक्वल डिस्टेंस पे लगाया है, तो हम लोग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही आता है, एकदम सेंटर पे। सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम लोग वो इमेजिनरी पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास जिस जगह पे हम लोग इस पूरे ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं, एक तरह से समझ सकते हो। जैसे ये हम लोग का अगर ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग किस पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हैं वो हम लोग का सेंटर ऑफ मास होता है। ये होता ये है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है हमारा। ठीक है, सो ये हो जाता है आप लोग का सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे बहुत कम ट्यूनिंग लगती है हवर करने के लिए। हवर की कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट, जो आपका लिफ्ट जनरेट हो रहा है ऊपर की तरफ में और जो आपकी ग्रेविटी है नीचे की डायरेक्शन में, ये दोनों जब बराबर रहता है तो वो कंडीशन होती है आपकी हवर की। ड्रोन एक जगह पे एकदम जैसे रुका हुआ है तो वो कंडीशन जो होती है वो आपकी हवर की कंडीशन होती है। ठीक है, देन इसके बाद एजिलिटी। एजिलिटी बेसिकली क्या रहता है कि देखो, फुटप्रिंट क्या है, फुटप्रिंट ऐसे समझ लो जैसे इसका जो मैंने एरिया वाला बात बताई थी आपको, इसका एरिया बहुत कम है क्योंकि हम लोगों ने इसे डायरेक्टली सीधे सीधे आर्म से जोड़ दिया है मोटर को, तो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या, इस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं तो इसका जितना एरिया दिख रहा है तो वो एरिया बहुत कम है। सो वही जो होता है वो फुटप्रिंट होता है आपका। बहुत कम फुटप्रिंट है तो रोटेशनल इनर्शिया बहुत कम होता है, उस तो रोल अच्छे से कर पाते हैं, पिच बेटर होती है, याव बेटर होता है। यॉ भी जैसे मैंने बताया रोटेशन वाला जो होता है वो होता है आपका यॉ। पिच क्या होता है, जो हम लोग ड्रोन को अगर ऐसे, ड्रोन सीधा होने की जगह ड्रोन को अगर ऐसे एंगल पे कर दें तो वो हम लोग की पिच होती है, यानी कि बेसिकली उसका एंगल का जो कंट्रोल होता है उसे हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, तो रोल बेटर कर पाएगा, पिच बेटर होगा, याव बेटर होगा। ठीक है, रेसिंग ड्रोन्स में हमेशा एक्स फ्रेम ही लगाते हैं क्योंकि इसमें बेटर हम लोग देखो एक्सलेशन कर सकते हैं, बेटर कंट्रोल्स होते हैं हमेशा। ठीक है, अब इसमें कैड में डिजाइन कैसे करते हैं, हमेशा चार आइडेंटिकल आर्म्स लेते हैं, एक डिजाइन करते हैं, देन उस पे क्या लगा देते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न लगा देते हैं टाइम्स 4, तो हम लोग का ये एक्स फ्रेम बन जाता है। सेंट्रल प्लेट इसके बाद बना देते हैं, मोटर माउंट्स बना देते हैं। सिमेट्री जैसे मैंने बताया था, सिमेट्री हमेशा एफिशिएंसी के लिए यूज होती है, और यही आज हम लोग अभी बिल्ड करके दिखाएंगे। ठीक है, क्या चीज, हाँ उस चीज पे आ रहा हूँ। देखो अभी मैंने एक्स फ्रेम पूरा समझा दिया, अब एच फ्रेम पे आता हूँ, बताता हूँ देखो कैसे उसमें बेटर रोल और ये सब कैसे नहीं है बेटर। देखो, अब हमने एक्स फ्रेम समझा, अब एच फ्रेम पे आते हैं। एच फ्रेम में देखो हमारा क्या है, ऐसे करके डिजाइन बनता है।
ठीक, यहाँ पे हम लोग के जितने कंपोनेंट्स है वो लगते हैं, और ड्रोन माउंट्स हमारे रोटर माउंट्स यहाँ पे होते हैं। टू पैरेलल साइड रेल्स कनेक्टेड बाय ए क्रॉस बार, ये हम लोग के साइड रेल्स हैं जो इधर और इधर लगे हैं, और ये जो बीचों बीच में लगा है इसको क्रॉस बार बोलते हैं। कैमरा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैंग इन द मिडिल, जितना भी हमारा पेलोड पार्ट होता है, कैमरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बीचों बीच वाले पार्ट में हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है। ये हम लोग का कहाँ यूज होता है, सिनेमा ड्रोन्स, प्रोफेशनल पेलोड ड्रोन्स पे यूज होता है हमेशा। जितने भी जैसे फोटोग्राफी वाले ड्रोन्स होते हैं, अगर जैसे ध्यान से कभी तुम लोग देखो शादियों में जो ड्रोन्स आते हैं वो एक्स फ्रेम नहीं होते मोस्टली, वो आपको भले ही दिख रहा है ऐसे चार कॉर्नर पे हैं, लेकिन आप ड्रोन के डिजाइन को ध्यान से देखो, वो ऐसे करके कनेक्ट थोड़ा सा कर्व्ड रहता है, बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए। वो ऐसे सीधे बना सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए, नहीं तो वो ओवरऑल डिजाइन उसका ऐसे करके होता है, ऐसे करके। तो ये क्या है, एच जैसा ही वेब फ्रेम है, बस थोड़ा सा कर्व वगैरह कर दिया गया है एरोडायनेमिक्स बेटर करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ यहाँ पे इसके ऐसे माउंट्स लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे चार पॉइंट्स पे इसके माउंट्स लगे हुए हैं, ड्रो मोटर माउंट्स, और यहाँ पे आप लोग का कैमरा, बैटरी और जितने इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो सब लगे होते हैं। सो सिनेमा और प्रोफेशनल पेलोड ड्रोन जितने भी होते हैं उस चीज़ में हमारे एच फ्रेम यूज़ किया जाता है। क्यों एच फ्रेम यूज़ किया जाता है ये भी समझते हैं। जैसे एक्स फ्रेम था मेरा, तो उसमें क्या है, केवल यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, केवल वहां पे ऐसे छोटे से एक बेस प्लेट लगा दी जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था सेंट्रल प्लेट, एक सेंट्रल प्लेट केवल लगा दी जाती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स माउंट कर दिया जाता है। तो इसमें बहुत कम जगह मिलती है हम लोग को चीजें लगाने के लिए। तो एक्स फ्रेम बहुत कम यूज किया जाता है आप लोग का, जहाँ पे भी पेलोड लगाना है, फिर चीजें हमें ड्रोन पे लगानी है, या फिर सिनेमा ड्रोन जितने भी होते हैं उस सब में एक्स फ्रेम बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें कम जगह मिलती है चीजें लगाने के लिए। एच फ्रेम में क्या है, अब इतना पूरा हमें स्पेस मिल रहा है, इस पूरे स्पेस में हम लोग जितनी चीजें चाहें उतने लगा सकते हैं। सो बेसिकली क्या है, एच फ्रेम हम लोग का सिनेमा ड्रोन्स और पेलोड ड्रोन्स में यूज किया जाता है। स्टेबल कैसे होता है, ये स्टेबल होता है इसकी वाइड बॉडी की वजह से, और कैमरा गिम्बल माउंट किया जाता है इसमें बीचों बीच में, हमेशा जितनी चीजें होती हैं वो हमेशा इसके सेंटर पे माउंट की जाती हैं, और बाकी सिमेट्रिक तो ये है ही। इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ से इधर जो ड्रोन लगा हुआ, इधर जो मोटर लगा हुआ है उसके अपोजिट में भी है, इधर जो लगा हुआ है उसके अपोजिट में भी है, तो बराबर का फोर्स हमेशा जनरेट होता है। सो उससे क्या होता है, एक बेटर स्टेबल होता है। और इसको यूज कैसे करते हैं, ऐसे कैमरा वगैरह लगाने में यूज करते हैं, भी मैंने बताया। तो यहाँ पे इसके बीच में नीचे कैमरा लगेगा, तो इसलिए हमेशा इसको ध्यान से देखोगे, तो अगर यहाँ पे सामने से देखोगे तो कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको डिजाइन थोड़ा सा ऐसे करके किया जाता है, कि ऐसे करके है, इधर साइड में और इधर साइड में इसके मोटर लगे हुए हैं। बेसिकली क्या है, इस जगह के नीचे कुछ नहीं आता है जहाँ पे हमारा मोटर कैमरा लगा होता है, किस लिए, ताकि कैमरे के हमारे व्यू में कुछ भी ना आए, ठीक है। और कैमरे को कहाँ पे लगाते हैं, सेंट्रली लगाते हैं फ्रेम के नीचे, और विदाउट अपीयरिंग इन द प्रोपेलर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि जहाँ पे जो हमारे प्रोपेलर्स लगे हुए हैं उसके हमेशा नीचे लगाते हैं, ताकि कैमरे में हमारा वो प्रोपेलर्स वगैरह ना दिखें। ठीक, पेलोड कैपेसिटी इसकी बेटर होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया लंबा क्रॉस बार यहाँ पे लगा हुआ है बीचों बीच में एक, उसमें हम लोग ज़्यादा पेलोड लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे फ्रेम के लेंथ के अक्रॉस। देन ज़्यादा लिफ्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, सर्वे ड्रोन्स, डिलीवरी ड्रोन्स, सब में एच फ्रेम यूज होता है। डिलीवरी ड्रोन्स तुम लोगों ने देखा होगा धीरे धीरे करके, अब जो ज़्यादा एडवांस शहर वगैरह हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा और मुंबई, इन सब जगहों पे थोड़ा बहुत स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो आउट ऑफ इंडिया कई जगह पे प्रॉपरली वर्किंग भी हो गई है इसकी स्टार्ट। क्या करते हैं वो लोग, ऐसी एच फ्रेम्स ड्रोन यूज करते हैं, इसमें थोड़े से बड़े ड्रोन, ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा ड्रोन रहता है और प्रोपेलर्स उसके बड़े रहते हैं। उससे अब जो जोमेटो और ये मीशो या फिर अमेजोन के भी इनफैक्ट जो आप लोग की डिलीवरीज होती हैं, यानी कि खाने पीने और प्रोडक्ट की जो डिलीवरीज होती हैं, वो अब ड्रोन से की जा रही हैं। ड्रोन से कैसे किया जा रहा है, थोड़ा सा एच फ्रेम वाला होता है, उसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, और उसी में नीचे हम लोग पेलोड की जगह पे अपना डिलीवरी जो भी बॉक्स होता है वो लगा देते हैं, और ड्रोन जाके डिलीवर कराता है। सो यहाँ पे एच फ्रेम क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पेलोड लगाने की जगह है और ज्यादा वेट ये उठा पाता है। तो अब देखो, जैसे तुमने पूछा था एजिलिटी का, यहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं है, फास्ट रोल क्यों नहीं है और ये सब क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एच फ्रेम जो है हमारा थोड़ा बड़ा डिजाइन होता है। यहाँ पे क्या था, हमने जो फ्रेम लिए वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे जोड़ दिए, तो यहाँ पे छोटा डिजाइन है और ये बहुत हल्का रहता है। लेकिन अब एच फ्रेम में क्या है, ये जो एक्स वाले हम सीधे सीधे लगा रहे थे, पहले तो हमने उसको साइड में लगाया,
फिर उसके बीच में एक नया प्लेट और लगा दिया जिसको हम क्रॉस बार बोल रहे हैं, एक और प्लेट लगा दिया, और वो भी जो मैंने ऐसे दिखाया है फ्रेम के लिए, वो होता कैसे, ऐसे करके होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या हो रहा है, इसका वेट बढ़ गया। इसका ये देखो यहाँ पे एक चीज समझोगे, इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। बेसिकली क्या है, इसको रोटेट करना मुश्किल है क्योंकि इसके साइड्स में वेट बहुत है, ठीक है। सो इसका वेट ज्यादा हो जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा बनता है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग का कंट्रोल, एजिलिटी इसकी कम हो जाती है, फास्ट रोल, पिच और यॉ हमें यहाँ पे नहीं मिल पाता है क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसकी ज्योमेट्री बड़ी है, ठीक है। अब देखो इसको कैड में कैसे डिजाइन करते हैं, दो रेस बना देते हैं, एक बीच में क्रॉस बार बना देते हैं, ये बोल्ट की जाती है आपस में। बोल्ट टुगेदर असेंबली का मतलब ये है कि होल्स बनाए जाते हैं, इन पार्ट्स में होल्स बनाए जाते हैं और उन्हें बोल्ट से हमेशा जोड़ा जाता है, ठीक है। क्रैश डैमेज के लिए इजीली रिपेयरेबल रहता है क्योंकि हर एक, यहाँ पे देख रहे हो, अलग अलग कंपोनेंट है, ये साइड रेल अलग है, ये साइड रेल अलग है, ये क्रॉस बार अलग है, इसमें क्या है, ये पूरा एक ही में रहता है, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का एक्स फ्रेम और एच फ्रेम। सबको समझ में आया इतना? ठीक है। देन आते हैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन और एरोस्पेस मटेरियल्स पे। सो जैसे अभी मैंने बताया था आप लोग को जब एरोडायनेमिक्स सिखा रहा था, डिफरेंस अभी देखो, बताया तो बेटा, डिफरेंस देखो ये है कि इसे हम लोग डिजाइन कैसे कर रहे हैं और किस चीज के लिए डिजाइन कर रहे हैं। एक्स फ्रेम हम लोग का ऐसे डिजाइन हो रहा है, एच फ्रेम हमारा ऐसे डिजाइन हो रहा है। ये हम लोग का फ्रेम का डिजाइन है, ठीक है। एक्चुअल ड्रोन का डिजाइन जैसे एक्स फ्रेम में बनाओ तो वो ऐसे करके रहेगा, एक्स फ्रेम में हमारा ऐसे करके रहेगा, बीच में प्लेट लगी रहेगी, ये होगा फ्रेम का डिजाइन एक्स फ्रेम के लिए। एच फ्रेम के लिए क्या रहेगा, ऐसे करके डिजाइन रहेगा, ठीक है। ये हम लोग का एक्चुअल फ्रेम डिजाइन हो, ये हम लोग का ड्रोन का डिजाइन हो गया। ये फ्रेम का डिजाइन होता है कि मतलब कैसे शेप दिखेगा। अब देखो इसमें एक्स शेप और एच शेप दिख रहा है आप लोगों को, एग्जैक्टली मतलब शेप नहीं है लेकिन वो दिख रहा है, तो बेसिकली क्या है, इस वजह से इसको नाम दिया गया हुआ है। और डिफरेंस क्या है कि कैसे वो बन रहा है और किस चीज के लिए यूज हो रहा है, ये डिफरेंस आता है एक्स फ्रेम और एच फ्रेम में, ठीक है। सही है। एक्स फ्रेम हम लोग का हमेशा यूज होता है नॉर्मली जो कॉमनली यूज ड्रोन्स होते हैं उसके लिए, रेसिंग ड्रोन्स के लिए। और एच फ्रेम हमारा यूज होता है पेलोड जब हमें ज्यादा ले जाना हो या फिर सिनेमा ड्रोन्स वगैरह में एच फ्रेम यूज किया जाता है। अब जब मैं एरोडायनेमिक्स देखो आप लोग को बता रहा था, पांच चीजें बताई थी उसमें, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, एरोफॉयल और वेट। तो उसमें वेट मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वेट जब भी हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ध्यान रखते हैं कि कैसे हम लोग बना रहे हैं, कैसे वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द, जो भी हमारा ड्रोन है या फिर जो भी हमारा एरोस्पेस वाली चीज है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन हो सकती है, रॉकेट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये बहुत मैटर करता है। अब देखो वेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है बेसिकली, जैसे मैं एक, चलो, वेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेसिकली कि अगर हम लोगों ने ऐसे कोई चीज बनाई है रेक्टेंगुलर, तो जैसे अभी हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बताया था कि एक पॉइंट जहां पे हम लोग मान सकते हैं कि इसका पूरा मास कंसंट्रेटेड है, और बेसिकली क्या होता है उस पॉइंट से हम लोग इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये चीज हमारा सेंटर पॉइंट हमेशा जो ऑब्जेक्ट का सेंटर है वहां पे हमेशा रहे। क्यों, वो कैसे करते हैं कि अगर हमने एक साइड में कोई चीज लगाई है, सिमेट्री देखो यहाँ पे बहुत ध्यान रखते हैं, सिमेट्री से ये चीज होती है। सो अगर हमने एक साइड में कोई चीज लगाई है जिस वेट की, तो उसके अपोजिट साइड में और इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक हर एक साइड में वो चीज लगाएंगे ताकि ये हमारा बैलेंस रहे। अब देखो अगर मैं केवल इस साइड में वेट लगा देता तो इस साइड पे वेट ज्यादा हो जाता, हम लोग का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाता। तो बेसिकली क्या होता है, हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लाना पड़ता है, लेकिन हमने चारों साइड में बराबर चीजें लगाते हैं जिससे हमारा सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में रहता है। तो ये जो कंसेप्ट होता है कि हम लोग चीजें इस तरह लगाएं कि हमारा वेट हमेशा जहां पे हमें चाहिए सेंटर पॉइंट ऑफ मास वहीं पे रहे। तो ये जो कंसेप्ट और ये जो पूरी चीज होती है इसे हम वेट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसमें देखो कैसे आता है, सेंटर ऑफ मास का रूल होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर
जो फ्रेम का होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से मैच होना चाहिए। अब देखो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मास में क्या चीज होती है, जैसे कोई मैंने ऐसे शेप लिया, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है कि इसकी जो लाइंस हैं, इसका जो शेप है, उसके सेंटर्स को हम लोग जोड़ें। जैसे ये हमारी लाइंस का सेंटर हो गया, इसको हम लोग लाइन से जोड़ें और फिर इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो होता है हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर। यानी कि जो शेप हमारा बन रहा है उस शेप का सेंटर क्या है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर। देन सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास होता है इसका, जिस पॉइंट पे हम लोग बैलेंस कर पाए इस चीज को, वो होता है हमारा सेंटर ऑफ मास। अब देखो ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास हमारा अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने ये प्लेट बनाई, लेकिन मान लो ये प्लेट इस साइड में पतली है और इस साइड में प्लेट मोटी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आते हुए थोड़ी थोड़ी सी मोटी होती जा रही है प्लेट। तो देखो क्या आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर यहीं पे आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास आप लोगों का इस साइड होगा। क्यों इस साइड होगा? यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि इधर साइड में प्लेट बहुत पतली है, इधर साइड में आप लोगों की प्लेट मोटी है। बेटा माइक म्यूट कर दो। तो इस साइड में आप लोग की प्लेट मोटी है, तो यहाँ इस तरफ में थोड़ा सा आप लोग का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। So, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का रूल। हमेशा ट्राई करते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर और फ्रेम का ज्योमेट्रिक ऑफ सेंटर ऑफ कंप्लीटेड ड्रोन का सेंटर ऑफ मास हमेशा बीचों बीच में रहे, एक सिंगल पॉइंट पे रहे। देन फ्लाइट कंट्रोलर क्या होता है? बेसिकली यही चीज कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, टिंकर कैड में हम लोग कैसे चेक करते हैं? एक्स टिंकर कैड में बेसिकली ऐसा चेक करते हैं कि जो भी हम बना रहे हैं वो हम लोग ध्यान रखेंगे उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, बैटरी का, प्लेट जो हम लगा रहे हैं उसका, मोटर आर्म्स का, हर एक का हमेशा बीचों बीच में आना चाहिए। और उन सब का अगर हम लोग एवरेज निकालें तो वो हम लोग का पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होता है, ठीक है। अगर जैसे हम लोगों ने जितनी चीजें बनाई, जैसे टिंकर कैड में बना रहे हैं, ऐसे करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे एक्स फ्रेम के लिए, ठीक है। ऐसे करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे, तो फिर से लगाता हूँ इसको, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे एक रेक्टेंगल बनाया, फिर ऐसे एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर प्लेट लगा दी, सब कुछ लगा दिया। हम लोग कैसे चेक करेंगे टिंकर कैड में कि हमारा सही आ रहा है? हर एक चीज का हम लोग देखेंगे सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, हर एक चीज आपस में अलाइंड है कि नहीं, सेंटर अलाइंड है कि नहीं। अगर सब कुछ सेंटर अलाइंड रहेगा तो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आर्म लेंथ से स्टेबिलिटी पे देखो कैसे फर्क पड़ता है। अगर हमारी आर्म लेंथ ज्यादा है, यानी कि जो ये आर्म्स बन रहे हैं इसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं, जिस चीज पे हमारे वो लग रहे हैं आप लोग के मोटर्स। तो अगर आर्म लेंथ हमारे ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल रहेगा ड्रोन, मगर धीरे रिएक्ट कर पाएगा। और अगर छोटे आर्म्स हैं तो ज्यादा अच्छे से रोल कर पाएगा और कम स्टेबल रहेगा। जैसे रेसिंग ड्रोन्स आप लोग देखे होंगे बहुत छोटे होते हैं, उनके आर्म लेंथ बहुत छोटा रखा जाता है, किस लिए? ताकि उसमें ज़्यादा अच्छे से हम रोल कर पाएँ, लेकिन उसका उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बट रोल करने का प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा स्पीड से रोल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एक एवरेज होता है 120 mm का, जो स्पीड भी रहती है और स्टेबल भी रहता है। जो एवरेज हम लोग का नॉर्मल कंज्यूमर ड्रोन्स में यूज़ किया जाता है, 120 mm की आर्म लेंथ यूज़ की जाती है। 120 mm मतलब 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वेट डिस्ट्रीब्यूशन में जो लास्ट चीज होती है वो हमारी मोटर सिमेट्री होती है। जितने भी मोटर्स लग रहे हैं, चारों मोटर्स या फिर चार से ज्यादा हैं, चार से कम है, तो जितने भी मोटर्स लग रहे हैं हमेशा तुम लोग का सेंटर पॉइंट है फ्रेम डिजाइन का, ड्रोन का, उससे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, जिससे हमारी सिमेट्री बनी रहती है और बेटर स्टेबिलिटी आती है ड्रोन में। और इसमें यहाँ पे टॉलरेंस कितना, 0.5 mm का टॉलरेंस होता है इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग बनाने के क्या सर्कुलर पैटर्न यूज कर सकते हैं और फिर सेंटर अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। और हल्का सा भी ऑफसेट आएगा, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा 0.5 mm से कम ज्यादा आएगा, तो जो रोटेशन वाला होता है वो आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, योर ड्रिफ्ट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। देन हम लोग देखो ये पूरा हो गया हम लोग का वेट डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, कैसे यूज होता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सी चीजों से डिटरमाइन होता है आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया। देन आते हैं एरोस्पेस में मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं।
देखो हमने जैसे बताया सबसे ज़्यादा जो एरोडायनेमिक्स की चीज़ें बना रहे हैं, एरोस्पेस की चीज़ें बना रहे हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमेशा वेट। तो हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को बनाने के लिए, इसका बहुत ध्यान रखते हैं ताकि हम लोग वेट कम से कम रख पाएँ। हर एक 0.001 ग्राम भी मैटर करता है हम लोग का एरोस्पेस में। सो कौन कौन से मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहले कार्बन फाइबर। ऑलमोस्ट हर एक प्रोफेशनल ड्रोन फ्रेम में कार्बन फाइबर यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या होता है, 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड 1/4 इट्स वेट। यानी कि स्टील के वेट से एक चौथाई होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि 5 गुना स्ट्रॉन्गर होता है। सो हमने जो यहाँ पे दो तीन चीज़ पढ़ी थी, कहाँ गया, सबसे पहले तो ये कि वेट हमारा बहुत मैटर करता है, एनिमी होता है हमारा फ्लाइट टाइम का। और सेकंड चीज़ हमने एक और पढ़ा था, बताया था आप लोग को उसके ऊपर, आप लोगों को बताया था उसके ऊपर, किधर गया, आप लोगों को बताया था इसी में कि हम लोग का क्रैश रेजिलियंस बहुत मैटर करता है। पीछे कहीं पॉइंट बताया था, क्रैश रेजिलियंस बहुत मैटर करता है कि कहीं हल्का फुल्का लड़े तो टूट ना जाए तुरंत, क्योंकि हम लोग बहुत हल्का लग रहे हैं तो कमजोर होगा। हाँ बोलो बेटा। सर ये लिखना है। नहीं, थोड़ा बहुत जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ तुम्हें लिखना हो तो लिखते रहो, नहीं तो मैं बाकी नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली कार्बन फाइबर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है और 1/4 उसका वेट होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसे हम लोग 3D प्रिंट नहीं कर सकते हैं, सीएनसी या फिर लेजर कट से शीट्स में कट किया जाता है। इसकी वॉल थिकनेस मिनिमम 1.5 mm होती है कार्बन फाइबर की। 3D प्रिंटेड वैसे ये थोड़ा सा अब ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी तक जितनी टेक्नोलॉजी थी उसमें नहीं हो सकता था। बट लेटेस्ट अभी एक कंपनी ने रिलीज किया है एक फिलामेंट, उससे हम लोग कार्बन फाइबर को थोड़ा सा मतलब स्टार्ट किया है। एग्जैक्टली वो कार्बन फाइबर नहीं होता है, बट कार्बन फाइबर के जैसे बन जाता है। कार्बन फाइबर के सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसा हम लोग एक 3D प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली कार्बन फाइबर नहीं होता है, क्योंकि वो लेयर बाय लेयर प्रिंट किया जाता है। तो इस डायरेक्शन में उसका बहुत कम स्ट्रेंथ होती है उसकी, ठीक है। देन हम लोग का क्या है, टीपीयू। टीपीयू थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूथेरिन इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक तरह का प्लास्टिक ही होता है, जैसे नॉर्मली आप लोग अपने चारों तरफ प्लास्टिक देखते हो, लेकिन इसमें बस केवल क्या डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, रबर लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। ये हम लोग का फ्लेक्सिबल रबर लाइक मटेरियल होता है, जो हम लोग का मोटर माउंट्स में यूज़ किया जाता है, आर्म टिप्स में यूज़ किया जाता है। किस लिए? ताकि ये इम्पैक्ट्स जैसे कहीं लड़े तो उस चीज़ का हम लोग का क्रैश इम्पैक्ट झेल पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। अगर जैसे कोई हार्ड चीज़ लगा दी जाएगी एंड पॉइंट्स पे, तो लड़ेगा तो सीधा इम्पैक्ट पूरा आएगा और उससे दिक्कत होगी, ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या है, ये 3D प्रिंट हमारा किया जा सकता है। ड्रोन में लगाया जाता है साइड्स में, मोटर के ऊपर गार्ड करने के लिए उसको, ताकि कहीं भी क्रैश हो तो हम लोग का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो महंगे कंपोनेंट्स हैं वो ना टूटे। देन इसके बाद हमारा आ जाता है एल्यूमिनियम इंसर्ट्स। तो देखो एक एक करके जैसे मैं बता रहा हूँ, जो मेन हमारा फ्रेम होता है उसमें हम लोग कार्बन फाइबर यूज होता है, गार्ड्स वगैरह बनाने में टीपी यूज होता है। देन जो अब जैसे फ्रेम के बीच में जो हमारे लग रहे हैं, वहां पे हम लोग एल्यूमिनियम थ्रेडेड इंसर्ट्स लगाते हैं, हीट प्रेस किया जाता है, किस लिए, M2 और MT थ्रेड्स। चीज़ों को हम लोग मतलब कैसे समझ सकते हो, चीज़ों को बांधने के लिए हमेशा एल्यूमिनियम इंसर्ट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्बन फाइबर और जैसे ये हो गया, ये प्लास्टिक इसकी थोड़ी प्लास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लास्टिक जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हम लोग का रबड़ जैसे हो गया। अब हमें चीज़ें बांधनी है उस पर, स्क्रूज के थ्रू थ्रेड डाउन करनी है, तो वो हम इस पर नहीं कर सकते, बेटर बेटर ग्रिप नहीं मिलेगी, उसके लिए हम लोग एल्यूमिनियम इंसर्ट्स लगाते हैं। उस पे हम लोग M2 M3 या आप लोग के स्क्रूज के साइज होते हैं, वो थ्रेड्स लगाते हैं, ताकि वाइब्रेशन से वो हम लोग के खुले ना, ठीक है। हर एक मोटर माउंट में और आर्म जॉइंट्स में यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन ड्रोन्स में एल्यूमिनियम इंसर्ट्स लगाए जाते हैं। और प्रोटोटाइपिंग करने के लिए हम लोग इसमें PLA का यूज़ करते हैं। PLA और PETG, CF, ये सब आप लोगों ने सुने होंगे, मटेरियल्स होते हैं जिससे हम लोग 3D प्रिंट करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया आज का हम लोग का पूरा थ्योरी, जितनी चीज़ें मैंने एरोडायनेमिक्स और ड्रोन्स के ऊपर जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं ये सब आज समझा दिया। अब इसके बाद आज का होमवर्क क्या है आप लोग के लिए, एक छोटा सा ड्रोन फ्रेम बना के लाओगे, एक मिनी ड्रोन फ्रेम बना के लाओगे। उसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा, देखो।
एक सेंटर हब बनाएंगे सबसे पहले, बीचों बीच की, यानी कि प्लेट बनाएंगे, मेन बॉडी बनाएंगे। ठीक, वो कितना रहेगा, 50 बाई 50 बाई 8 mm, यानी कि जो बीचों बीच मैंने बताया था स्क्वायर प्लेट लगेगा, वो बनाएंगे। क्या चीज, पूरा तो नहीं बता सकता, क्या चीज बताना है बताओ, उसको फिर से बता दूंगा एक बार। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया वो बताओ, तो बता दूंगा अभी फिर से। सो बेसिकली देखो, एक बार होमवर्क समझा दे रहा हूँ, क्या है, बीचों बीच में एक प्लेट बनानी है हमें 50 बाई 50 बाई 8 mm की। पीएलए, अच्छा पीएलए, रुको बता दे रहा हूँ। 50 बाई 50 बाई 8 mm के, हाँ सेंड कर दूंगा बेटा, नोट सेंड कर दूंगा, उसी में रहता है आप लोग का, ठीक है। सो 50 बाई 50 बाई 8 की मेन प्लेट रहेगी। उसके चारों तरफ में हम लोग आर्म्स लगाएंगे, चारों डायरेक्शंस में। एक मोटर हम सबसे पहले बनाएंगे हम लोग 60 बाई 12 बाई 6 mm का, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट से इसको एज, राइट एज पे से हमें टच करते हुए लगा देंगे। एक आर्म लगाएंगे, फिर उसको पैटर्न कर देंगे, यानी कि डुप्लीकेट करके, टिंगर कैट में बना रहे हो तो डुप्लीकेट करके रिपीट, ऑन शेप में बना रहे हो तो डायरेक्ट सर्कुलर पैटर्न, ठीक है, कर देंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है उसके लिए, टिंगर कैट के लिए, क्योंकि ऑन शेप में तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट सर्कुलर पैटर्न लगाना है। टिंगर कैट में बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, डुप्लीकेट करना है कंट्रोल डी से, और फिर 90 डिग्री रोटेट कर देना है, फिर 180 और फिर 270, ठीक है। तो ऐसे आपके एक यहाँ पे बनेगा, एक 90 डिग्री पे, फिर एक 180 पे, 270 पे। देन मोटर माउंट वहाँ पे बना देंगे, सिलेंड्रिकल एक शेप बनाएंगे, उसमें होल कर देंगे, वो आप लोग का मोटर माउंट हो जाएगा। देन बैटरी प्लेट एक बना देंगे, उसमें होल कर देंगे, फिर वेट कटआउट थोड़े थोड़े बना देंगे। तो ये पूरा आप लोग का प्रोसीजर हो गया। ट्राई करना, जो कुछ दिक्कत आ रही है पूछना, ठीक है। कुछ रियल फैक्ट्स बता दे रहा हूँ, जैसे जो हम लोग का नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ड्रोन्स कमर्शियली, या फिर कॉमनली जो ड्रोन्स यूज़ होते हैं उसमें 120 mm का हमेशा आर्म साइज यूज़ किया जाता है। टूथ पिक फ्रेम बोलते हैं उसको, उसका नेम है ये। 30 ग्राम्स के अंदर रहता है, 65 mm प्रोपेलर यूज़ होते हैं उसमें। 3D प्रिंटेड पीएलएस है, उसे 90 मिनट्स में बनाया जा सकता है। रेसिंग ड्रोन्स नॉर्मली 2000 रुपीज़ के मिलते हैं, ठीक है। मटेरियल चॉइस कौन कौन से होते हैं, रियल जो रेसिंग फ्रेम वाले होते हैं उसमें हम लोग कार्बन फाइबर यूज करते हैं, क्योंकि जैसे रेसिंग वाले जो ड्रोन्स होते हैं बहुत स्पीड में मूव करते हैं, तो इधर उधर लड़ जाए तो तुरंत टूटे ना, इसके लिए कार्बन फाइबर यूज करते हैं, क्योंकि जैसे स्ट्रांग होता है और बहुत कम वेट होता है उसका। कैट ज्योमेट्री आइडेंटिकल रखते हैं हर जगह पे, चाहे पीएलए हो चाहे कार्बन फाइबर से हो। मटेरियल से ज्योमेट्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मतलब मेन जो कैड का डिजाइन है वो सेम रहेगा हर एक के लिए। देन मोटर का आर्म करने का एंगल थोड़ा अलग रहता है, जैसे अगर हम लोग को रोल की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो डाइहेड्रल का मतलब है ये है कि ए दो दो मैच करते हुए, एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में। हाँ बता रहा हूँ बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा ये बता दूँ। सो डाइहेड्रल डायरेक्शन में हमेशा ऐसे रोटेट करके, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या इसका, बताओ। डायहेड्रल डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट्स वाले हमेशा थोड़ा सा रोटेट करके लगा देते हैं 3 से 5 डिग्री, इससे हम लोग की रोल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो पीएलए, जैसे तुमने पूछा पीएलए समझ में नहीं आया, तो पीएलए आप लोग का रहता है, प्लास्टिक का फिलामेंट होता है एक, ठीक है। अलग अलग जैसे फिलामेंट्स डिजाइन किए गए हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है कि बहुत जल्दी आप लोग का बहुत जल्दी आप लोग का पिघल जाता है, इसको मेल्ट करना इजी है, और फैंस की मदद से इसको बहुत आसानी से कूल डाउन करके वापस इसे सॉलिड किया जा सकता है, ठीक है। आपस में इसकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया रहती है। पीएलए एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग 3D प्रिंटिंग में यूज करते हैं बेसिकली। जो हम लोग का आवर मटेरियल टुडे यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो मैं आपको डिजाइन बता रहा हूँ 3D प्रिंटेबल डिजाइन है, ठीक है। आप बनाने के बाद उसे 3D प्रिंट भी कर सकते हो। बहुत रिजिड होता है, यानी कि स्ट्रांग हो। क्या हुआ, बोल रहे हैं कुछ। रिजिड होता है, प्रिंट करने के लिए इजी रहता है, चीप रहता है, सस्ता पड़ता है आप लोग का। ब्रिटल और इम्पैक्ट का मतलब यही है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कार्बन फाइबर में 3D प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इधर साइड से अगर फोर्स लगेगा तो टूट जाता है, मतलब एक साइड से अगर फोर्स लग रहा है तो बहुत जल्दी ये टूट जाता है। डिजाइन वैलिडेशन के लिए बहुत सही रहता है पीएलए मटेरियल हमारा। ज्योमेट्री एक बार अगर हम लोग की परफेक्ट हो जाती है तो हम लोग कुछ बेटर मटेरियल जो सीएफ या पीईटीजी होता है उसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो पीएलए बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर मटेरियल रहता है, लेकिन वो बहुत सस्ता मिलता है और प्रिंट करने के लिए इजी रहता है। तो प्रोटोटाइपिंग वाला जो प्रोसेस मैंने बताया था कि चीजें बनाए टेस्ट करें, उसके लिए हम लोग का पीएलए यूज होता है, ठीक है। तो पीएलए भी समझ में आ गया, ठीक है।
सो आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। कल के सेशन में देखो हम लोग क्या क्या, अब कल के सेशन में हम लोग जैसे बताया ना एक एक डोमेन में जाएंगे। कल के सेशन में हम लोग रोबोटिक्स और मैकेनिज्म्स के ऊपर जाएंगे। उसमें लिंकेज कैसे होते हैं, एक्चुएटर, सेंसर्स, मॉड्यूल्स, माउंट्स और रोबोट की चेसिस कैसे बिल्ड होती है, ये सब चीज़ें। ठीक है। सो कल के सेशन में हम लोग रोबोटिक्स के ऊपर आने वाले हैं। उसमें लिंकेज मैकेनिज्म, एक्चुएटर डिज़ाइन, सेंसर इंटीग्रेशन, रोबोट की चेसिस कैसे बनती है और फिर असेंबली का डिज़ाइन कैसे होता है, वो चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस क्लास। सबको आज की चीज़ें समझ में आई, जितना कुछ बताया। किसी को आज की क्लास में कुछ डाउट, किसी को कोई भी डाउट बच रहा हो तो पूछ सकता है, मैं बता दूंगा। नहीं? ठीक है। सो लेट्स एंड दिस क्लास। थैंक यू। यू मे लीव नाउ।